गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो हमारी आज की वीडियो है ये कवर करेगी अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट को। लास्ट वीडियो में हमने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट को कवर किया था, इसमें हम अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते कौन कौन से हैं। पहला होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकेंड वन इज़ योर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड इज़ योर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, the fourth one is your cost concept or historical cost concept, the fifth one is your matching concept and last is your dual aspect concept। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, एक एक करके कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को। तो ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। ये लाइन क्या कहती है हमको? ये लाइन कहती है, दिस लाइन सेज कि हमारा जो कंसेप्ट है हमसे ये कह रहा है कि हमारे अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं। मतलब हम बिजनेस और बिजनेस के ओनर को आपस में मर्ज नहीं करते हैं। बिजनेस का ओनर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी अलग है और बिजनेस एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है। Thus the business and personal transaction of its owner are separate। इसीलिए क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ओनर के, वो सेपरेट्स होते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस इट इज़ रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। ये जो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट है ये हमको क्या कहता है कि जब भी ओनर इन्वेस्ट करता है मनी बिजनेस में तो वो बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड होती है? एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है और वो लायबिलिटी किसको अदा करनी होती है? उसको ओनर को। इसीलिए हमेशा कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। सिमिलरली व्हेन द ओनर टेक्स away from the business cash goods for his her personal use it is not treated as business expense। उसको हमेशा ड्राइंग में उसको हम कैपिटल से माइनस करके ड्राइंग में दिखाते हैं, तभी उसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता है, उसे ओनर एक्सपेंस मान के ड्राइंग में दिखाया जाता है। सो सेपरेट एंटिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी। ये ट्रांजेक्शन ये कंसेप्ट हमको कहता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए वो किस में होने चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ मनी। बिना मनी में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मनी में नहीं होता है तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, वो हमारी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन आर कंट्री सच ट्रांजेक्शन्स आर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। क्योंकि हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं, पैसे रुपए चलते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन्स किस में होते हैं? रुपीज़ में होते हैं। दस एज पर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the book of accounts। केवल वही और वही ट्रांजेक्शन्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, केवल वही और वही ट्रांजेक्शन्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे जो किस में एक्सप्रेस हो सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। कोई भी फेवर आप किसी के लिए कर रहे हो, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, वो हमारा अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। केवल मनी मेजरमेंट, जो भी ये ट्रांजेक्शन मनी में मेजर किए जा सकते हैं वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? द लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इकोनॉमिक टाइम पीरियड्स ऑन विच रिपोर्टिंग स्टेटमेंट आर फैशन्ड। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड in the books of accounts on the assumption that profit on these transactions are to be ascertained for a specific period। this is known as accounting period concept। हम जो भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी अपने खाते बनाते हैं, वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एक एक साल के बनाते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि एक छोटे छोटे इंटरवल्स में हमें अपने बिजनेस पीरियड को बांट लेना चाहिए। जो हमारा टोटल, जो हमारा फुल बिजनेस पीरियड है उसको हमें छोटे छोटे पीरियड्स में बांट लेना चाहिए कि हम प्रॉफिट एसर्टेन कर सके, अपना लॉस जान सके कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है। हम टाइम टू टाइम बिजनेस को कंपेयर कर सकें,
प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को, करंट ईयर से जब हम नेक्स्ट फ्यूचर ईयर बनाएंगे तो हमें पॉलिसीज़ कैसी रखनी है, कितने रेट्स अपने बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, किस तरीके से हमको अपना बिजनेस कैरी करना है आगे। तो ये सब जो चीज़ों का बारे में जो पता चलता है वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है हमको बताता है कि पीरियड टू पीरियड जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो हमको उनसे सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। बेसिकली हम लोग अप्रैल 1 से 31 ऑफ मार्च का फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं। पहले ये जनवरी 1 से दिसंबर 31 था, बट अब इसको अप्रैल 1 से मार्च 31 कर दिया गया है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation and installation, and not at its market price। ये लाइन समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन क्या होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि हम जब भी अपनी बुक्स में किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम उसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। और परचेज प्राइस किन तीन चीज़ों से मिलके बनता है, एक्विजिशन जो कि एक्चुअल किसी चीज़ का प्राइस होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो कि उसको लाने ले जाने में खर्चा हुआ, और इंस्टॉलेशन जो कि उसको लगाने में खर्चा हुआ। सपोज़ हम एक मशीन अपने बिजनेस के लिए एक मशीन ख़रीद के ला रहे हो, उसकी वैल्यू है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये उसका एक्विजिशन कॉस्ट है, लाने जाने में 100 रुपये खर्चा हुआ, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ दैट मशीन। और इंस्टॉलेशन में मानिए 50 रुपये का खर्चा हुआ, तो 2,000 रुपये हमारी एक्विजिशन कॉस्ट है, प्लस 1,000 का हमने क्या किया, उसका इंस्टॉलेशन कराया, प्लस 50 रुपये का हमने क्या किया, उसके 100 रुपये का हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, 50 रुपये का इंस्टॉलेशन किया। तो टोटल उस मशीन की वैल्यू क्या आ गई, 2150। ये क्या कहता है, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हम कभी भी अपनी मशीन, कभी भी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसके मार्केट प्राइस पे। और परचेज प्राइस कैसे बनता है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन प्राइसेस। एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, अ मशीन वॉज परचेज बाय XYZ लिमिटेड फॉर ₹5 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग शूज़ एंड एक 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई है। एन अमाउंट ऑफ ₹1,000 वॉज स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। इन एडिशन 2,000 वॉज स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन। सिंपली इन्होंने क्या कहा है, 5 लाख की मशीन है, 1,000 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में गए हैं और 2,000 रुपये किस में, इंस्टॉलेशन में गए। तो उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उस मशीन की वैल्यू होगी 503,000। ओके, इज इट क्लियर। इसी को हम दिस कंसेप्ट इज़ ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसीलिए कंसेप्ट कहता है कि जब भी हम अपनी बुक्स में कोई भी एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, हमेशा उन्हीं अकाउंटिंग पीरियड में उनकी एंट्रीज कर देनी चाहिए जिसमें वो इनकर्ड हुए हैं। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है। सो वंस द रेवेन्यू इज रियलाइज द नेक्स्ट स्टेप इज टू एलोकेट इट टू द रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये लाइन हमको क्या कह रही है कि जैसे ही कोई रेवेन्यू रियलाइज हो जाए उसको एलोकेट करना चाहिए रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड में। द मैचिंग कंसेप्ट इम्प्लाइज ऑल दैट रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर whether received or not received during the year, and all costs incurred whether paid or not paid during the year। सिंपली मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस साल जो खर्चे और इनकम हुए हों उसको उसी साल में दिखाएं, जैसे ही वो अकर हो गए हों तुरंत उनको दिखा दें, ना कि तब तक का इंतज़ार करें जब वो हमें एक्चुअल में देने हों या हमको वो पैसे मिले। क्योंकि इससे क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर पीरियड में उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे और हमारे अकाउंट्स हमको, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको ट्रू एंड फेयर इमेज नहीं दिखा पाएगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं डुअल एस्पेक्ट पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमको क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज़ द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हम सारी एंट्रीज ही इसके बेस पे करते हैं, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट हमसे कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट करता है दो एस्पेक्ट को, डेबिट एंड क्रेडिट को। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डुअल एस्पेक्ट के लिए मैंने फुल डबल एंट्री सिस्टम की एक प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
वहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को ही बहुत अच्छे से समझाया है। इसको मैं तब भी एक ब्रीफ इंट्रो इसका भी देता हूँ कि जो हमारी बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो हमेशा किसके इक्वल होती हैं, बिजनेस की कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के सम के इक्वल होती हैं। द सम ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमने कितने कितने अकाउंटिंग कंसेप्ट आज पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी, जो कि हमको बताता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटीज़ हैं। मनी मेजरमेंट, जो ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर किए जा सकते हैं वो हमारे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। गोइंग कंसर्न, कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अकाउंटिंग पीरियड, कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं फॉर एसरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। कॉस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि हम जब भी अपनी एसेट्स को अपनी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि जिस पीरियड में जिस एक्सपेंस का रियलाइजेशन हो आपको उसी में दिखा देना चाहिए। अक्रूवल कहता है कि जब एक्सपेंस और इनकम्स अकर हो जाए तब दिखाएं, तब तुरंत ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दें, ना कि तब तक का वेट करें जब एक्चुअली वो होने हो। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस पीरियड का जो भी एक्सपेंस और इनकम हो उसको उसी पीरियड में दिखा दें। और डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। मींस हर ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, डेबिट एंड क्रेडिट को। सो दिस इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये वीडियो जो थी आपकी थर्ड पार्ट थी अकाउंटिंग कंसेप्ट की। तो इस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो जितना भी नॉलेज है वो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, सेकंड में आपको फंडामेंटल्स बता दिए थे, एंड थर्ड वीडियो इज़ अबाउट द अदर कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक मैं देखूँगा कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लेके आऊँगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशंस देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।